नमस्कार मित्रों। तो आज हम पढ़ेंगे ऋतुराज जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। क्योंकि हम पद्य भाग में पढ़ेंगे कन्यादान कविता। तो कन्यादान कविता के जो कवि हैं वो है ऋतुराज। इसलिए ऋतुराज जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और साहित्य के प्रति इनका क्या योगदान रहा। तो देखिए, ऋतुराज का जन्म सन 1940 में हमारे राजस्थान के भरतपुर में हुआ। याद रखना, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में हुआ। विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, यानी पढ़ाना, अध्यापन का मतलब टीचिंग, पढ़ाना, अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर रहते हैं, यानी आज भी हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। तो 8 कविता संग्रह, लेकिन यहाँ 4 के नाम दिए गए हैं। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद। उन्हें सौंदर्य परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी मुख्य हाशिए से हटे हुए, यानी मुख्य धारा से अलग हटे हुए समाज, यानी जो उपेक्षित समाज है, जो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को, उनकी चिंता क्या है, उन चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। कि कविताओं में एक आम आदमी की पीड़ा, उसका संघर्ष और उसका असमंजस जो है झलकता है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। हम प्रतिदिन जो अनुभव करते हैं अपने कार्यों और व्यवहार के द्वारा, उस अनुभव की सच्चाई को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबना, यानी दुर्भाग्य, विडंबना, विद्रुपताएं, समाज की विसंगतियां, उन पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब देखिए, इनकी जो भाषा है बिल्कुल अपने परिवेश से जुड़ी हुई है, लोक जीवन से, यानी सामान्य जनजीवन की जो निकट भाषा रहती है बोलचाल की, उसके नजदीक इनकी भाषा दिखाई देती है। अब देखते हैं हम कन्यादान कविता में मूल रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हम इस कविता में किसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। हमारे जो भारतीय समाज की महिलाओं की जो स्थिति रही है, हम सब जानते हैं। महिला हमेशा, स्त्री हमेशा पुरुष वर्ग की शोषण की शिकार रही, मनोरंजन का साधन रही और स्त्री की दुर्दशा रही। स्त्री के लिए कई सारे युद्ध भी हुए, स्त्री को कई प्रकार से शोषित किया गया, प्रताड़ित किया गया, कई लोगों के द्वारा उसको जो है शोषित किया गया। लेकिन अब माँ सीख दे रही है अपनी बेटी को कि जो बंधन में बंधकर जीवन उसकी माँ ने जिया है, उसकी बेटी को न जीना पड़े। ससुराल की जो यातना है उसकी माँ को या भारतीय समाज के अन्य महिलाओं को सहन करनी पड़ी है, भावी पीढ़ी की बेटियों को सहन नहीं करनी पड़ी। तो माँ अपनी बेटी को एक सीख दे रही है। तो कवि और वो कहती है कि जिसे स्त्री का आदर्श माना जाता है, वो वास्तव में आदर्श नहीं है। आदर्श के लिए जो ससुराल पक्ष के द्वारा जो नियम बना दिए जाते हैं, वे नियम वास्तव में आदर्श नहीं है, अपितु वे नियम स्त्री जीवन के बंधन बन जाते हैं और उससे स्त्री अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाती है। वो केवल एक कामकाजी महिला बनकर रह जाती है और चुपचाप जो है ससुराल पक्ष की यातनाओं को सहन करती रहती है। तो उससे हटकर जीवन जीने का उपदेश माँ इसमें दे रही है, सीख दे रही है। कवि मानता है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान बढ़ दिए गए हैं, प्रतिमान का मतलब मानक, शर्तें, नियम, आचरण की, स्त्रियों का आचरण ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार कई नियम बना दिए जाते हैं और उनको एक आदर्श मान लिया जाता है कि वही स्त्री अच्छी है, वही चरित्रवान और आदर्श है जो इस प्रकार के नियमों का पालन करती है। वो उस आदर्श के नाम के पर एक बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है और वह स्त्री जब शोषण का शिकार हो जाती है, प्रताड़ना का शिकार हो जाती है, उसकी कमजोरी का एक तरीके से उपहास हो जाता है, मजाक बनकर, उसका जीवन मजाक बनकर रह जाता है। वो अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जी सकती, वो अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से नहीं रख सकती, अपने प्रति होने वाले अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है। तो लड़की जैसा न होना, जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। प्रतिकार का मतलब विरोध। माँ कहती है कि लड़की को होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, अर्थात कमजोर बनकर मत जीना समाज में, इस प्रकार की सीख दे रही है। विरोध किया गया है।
इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में देखो यहाँ पे समझाऊंगा आपको, जो कविता पढ़ाऊंगा कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर जो माँ की भावुकता आपको दिखाई देगी, अंग्रेजी में आप जल्दी समझते हैं इमोशनल, तो केवल कोरी भावुकता नहीं, अपितु माँ ने कहीं न कहीं इस पीड़ा को सहन किया है, उसके ऊपर गुजरी हुई बातें हैं, इसलिए उसकी भावुकता बिल्कुल वास्तविक यथार्थ है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। उनके प्रति जो इस संवेदनशीलता को व्यक्त किया है, स्त्री जीवन को किस प्रकार से मतलब ऋतुराज जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन को किस प्रकार से वो बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो ऋतुराज जी की एक सोच इस कविता में, उनका एक विचार अभिव्यक्त हुआ है। हम सारी बात विस्तार पूर्वक कविता में जानेंगे, लेकिन आज मैं आपको 2 वीडियो भेज चुका हूँ। एक तो मैंने आपको सर्वनाम और एक इसका परिचय, तो आप दोनों पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम अगली चर्चा यानी कविता की व्याख्या करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।